नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। लोकसभा चुनाव के अभी 2 चरण बाकी हैं, लेकिन पत्रकारों के एक समूह ने जो सर्वे किया है उसके आधार पर तस्वीर चुनाव के बाद भी साफ कर दी है। चुनाव के बाद जो होने वाली तस्वीर है उसे साफ कर दिया है। ये पत्रकार और लेखकों का एक संगठन है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में इसका दफ्तर है। तो इन्होंने जो चुनाव के बाद की तस्वीर पेश की है, मैं उससे आपको रूबरू कराता हूं। इनका कहना है कि चुनाव के बाद एनडीए को मिनिमम 195 और मैक्सिमम 240 सीटें मिलने जा रही हैं। और इसका इन्होंने तर्क और आधार भी दिया है। स्टेट वाइज इन्होंने रिपोर्ट दी है और इनका कहना है कि जमीन पर दशकों से वक्त गुजार रहे पत्रकारों से हुई बातचीत के आधार पर उन्होंने ये नतीजे जाहिर किए हैं। इनका मानना है, इस पत्रकारों के संगठन का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम एनडीए को 14 सीटों का नुकसान हो रहा है। आंध्र प्रदेश में मिनिमम 15 सीटों का नुकसान होगा। बिहार में 40 में से 20 सीटों का नुकसान होगा। महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीटों का कम से कम नुकसान होगा। गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 में से कम 3 सीटों का नुकसान हो रहा है एनडीए को। और राजस्थान में 25 में से कम 11 सीटों का नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा है कि कम से कम 3 सीटों का नुकसान हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है। और हरियाणा में 10 में से 9 सीटों का नुकसान हो रहा है। बंगाल में 42 सीटें हैं, पिछली बार 18 सीटें थी बीजेपी के पास। इस बार वहां कम से कम 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से कुल 9 स्टेट में 108 सीटों का नुकसान हो रहा है। अब यदि इनके आंकड़े मान लिए जाए इस संगठन के, यानी एनडीए को कम से कम 195 और ज्यादा से ज्यादा 240 सीटें मिलने जा रही हैं। यदि 195 सीटें मिलती हैं तो 77 सीटें कम पड़ेंगी बहुमत से। और यदि 240 सीटें एनडीए को मिल जाती हैं तो इस तरह बहुमत से महज 32 सीटें दूर होगी एनडीए। तो क्या एनडीए इस 32 सीटों का जुगाड़ अगर कर लेती है तो सत्ता में फिर मोदी आएंगे या मोदी के दल से कोई और आएगा। जिस तरह का मोदी जी का रिकॉर्ड है, जोड़ तोड़ में माहिर है, खरीद फरोख्त में माहिर है, तो ये 32 सीटों का जुगाड़ होगा कहां से? देश भर में अगर नजरें दौड़ाई जाती हैं तो ये 3 लोग हैं जिनसे समर्थन की उम्मीद की जा सकती है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में है, जो भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 16-17 सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 14-15 सीटें आ भी जाती हैं तो 32 का आंकड़ा तो पूरा होने वाला नहीं है। क्या मोदी जी चंद्रबाबू नायडू की हिमायत हासिल कर सकते हैं? ये भी टके का ही सही, मगर सवाल तो है। एक जो मोदी जी के नरम पिछले 10 साल से रहे हैं वह नवीन पटनायक के पास भी 10-12 सीटें हो सकती हैं। नवीन पटनायक से भी
मोदी जी को हिमायत की उम्मीद है। नवीन पटनायक मोदी जी को समर्थन दे सकते हैं। और तीसरे हैं जगन मोहन रेड्डी, ये भी आंध्र प्रदेश से हैं। हो सकता है 6, 7, 8 सीटें इनके पास भी हो, तो ये 32 का जुगाड़ किया जा सकता है। लेकिन इन पत्रकारों के, जो पत्रकारों का ये संगठन है, इन्होंने एक सवाल पैदा किया है कि क्या ये तीनों लोग मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने पर राजी होंगे। और दूसरी बात, जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी के बीच 36 का आंकड़ा है, तो एक वहां से भी विरोध के स्वर बीजेपी में से भी उठ सकते हैं। क्योंकि आरएसएस नहीं चाहेगा कि इस बार किसी भी तरीके से, मान लीजिएगा जोड़ तोड़ करके अगर कोई जुगाड़ बन भी जाता है बीजेपी की सरकार का, तो संभावना यह जताई जा रही है कि इन मोदी और शाह का पत्ता साफ कर दिया जाए और कयादत यानी लीडरशिप किसी तीसरे के हाथ में दी जाए, जिसमें सबसे प्रबल जो दावेदार नजर आते हैं वो राजनाथ सिंह नजर आते हैं। राजनाथ सिंह का नाम धीरे धीरे दबी जबान में अभी से उठने लगा है, क्योंकि राजनाथ सिंह सॉफ्ट हिंदुत्व के हिमायती हैं और संघ भी यही चाहता है। आक्रामक रवैया इन दो लोगों ने अख्तियार किया आकर के, जो बीजेपी की तस्वीर ही बदल दी आकर के इन 10 साल में, वो मोदी और अमित शाह है। संघ इस बात को लेकर के भी नाराज है कि कॉरपोरेट जगत के लोगों को खुश करने के लिए मोदी जी लंबे लंबे लेटे होते हैं। उनका कहना है कॉरपोरेट जगत से हमारा क्या लेना देना, बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कॉरपोरेट जगत के लोगों से मोदी जी की काफी घनिष्ठता बताई जाती है। ये मैं चुनाव के बाद की जो तस्वीर, जो हालात पैदा होंगे, उनकी जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं। एक तरफ कहा जा रहा है कि उद्योग जगत जो है, खास तौर से अडानी और अंबानी, जिस तरह से मोदी जी ने उनके नाम को सार्वजनिक किया और उन पर आरोप लगाया कि अडानी और अंबानी ट्रकों में नोट भर भर के कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, ये दोनों अभी तो खामोश हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये मोदी जी से खफा है, दोनों के दोनों इस वक्त इनका नाम सार्वजनिक करने की वजह से। आज तक कभी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी उद्योग घराने का सार्वजनिक तौर पर किसी प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया हो। ये पहली बार हुआ जब किसी प्राइम मिनिस्टर ने अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप का सीधे तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद करने का इल्जाम लगाया। हो सकता है चुनाव के बाद, अभी तो ये जो उद्योगपति लोग हैं, ये दो नावों में सफर कर रहे हैं, दो नावों में पैर हैं दोनों के। हो सकता है चुनाव के नतीजे आने के बाद ये किसी एक नाव में सवार हो जाए, और यह भी हो सकता है कि उद्योग जगत बजाय बीजेपी के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में लग जाए। संभावनाएं सारी हैं, बीजेपी भी सरकार बना सकती है, लेकिन क्लियर कट बहुमत नहीं मिल रहा है। ये एक सर्वे नहीं, अनेकों सर्वे की रिपोर्ट है, और एक नहीं अनेकों बुद्धिजीवियों, चुनावी सफोलॉजिस्ट जो है, उनकी रिपोर्ट यह है कि ना इंडिया को पूर्ण तरीके से, मतलब जिसे क्लियर कट बहुमत कहना चाहिए, वो ना तो इंडिया गठबंधन के पास है
और ना एनडीए के पास है। चुनाव के बाद की तस्वीर ये होगी, लेकिन जिस तरह से 10 साल मोदी जी ने चलाई, मोदी जी ने दोस्त कम बनाए, दुश्मन ज्यादा पैदा किए हैं। और ये दुश्मन चुनावी नतीजों के बाद खुल करके मोदी जी की मुखालफत करते नजर आएंगे। हो सकता है बीजेपी में से ही मुखालफत के स्वर उठे और आरएसएस आरएसएस जिस तरह से मोदी जी से नाराज है, बीजेपी से नाराज है, वो ये चाहेगी कि नुमाइंदगी मोदी जी और अमित शाह के हाथों में ना होकर किसी तीसरे के हाथ में हो। वही संघ के लिए भी बेहतर है, वही बीजेपी के लिए भी बेहतर है। तो मोदी जी ने जो दुश्मन पैदा किए, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया, फट्टे लगा, एक नहीं अनेकों लोगों को, मतलब अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा तो फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी। पहले जब ये जीत करके आए थे फर्स्ट टर्म में, तो इन्होंने अडवाणी जैसे, मुरली मनोहर जोशी जैसे, और ये बड़े बड़े जो ताकतवर जो बीजेपी के नेता थे, उन सबको साइडलाइन कर दिया। वहां से इन्होंने शुरुआत की, वन मैन हीरो रहना चाहते हैं, बादशाहत खुद अकेले करना चाहते हैं। ये मोदी जी का नजरिया रहा है, आक्रामक है। मोदी जी ही नहीं, अमित शाह भी बेहद आक्रामक है। दुश्मनियां इन्होंने विरोधी दलों में ही नहीं ली, ऐसा नहीं है। अमित शाह और मोदी ने विरोधी दलों में ही अपने दुश्मन पैदा किए। दुश्मन इन्होंने अपने दल में ही, बीजेपी में भी बहुत सारे पैदा कर रखे हैं। लेकिन चूंकि दबदबा इतना था, ताकत इतनी थी कि विरोध के स्वर इन्होंने उठने नहीं दिए। तो ये होगी चुनावी बाद की तस्वीर, चुनाव के बाद की तस्वीर, जिस पर मैंने एक नजरसानी की है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।